Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Geotechnical Engineering. In the previous session, we have discussed about the pile foundations and types of piles based on functions, uses and its shapes. Okay, मटेरियल के बेस पे भी हमने देखे थे पाइल के टाइप्स. तो हमने पाइल फाउंडेशन के बारे में काफ़ी कुछ मतलब इंट्रोडक्शन में देखा था. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि आज के टॉपिक में पाइल कैपेसिटी की बात करने वाले हैं कि पाइल कैपेसिटी क्या होती है और मतलब उसे पाइल कैपेसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है. ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल और उसे हम पाइल कैपेसिटी भी शॉर्ट में बुलाते हैं. तो सबसे पहले पाइल कैपेसिटी क्या है वो देख लेते हैं. द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी और ultimate bearing resistance of pile QU is the max load which it can carry without failure or excessive settlement of the ground. Okay, यानी अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी या पाइल कैपेसिटी क्या है, तो इट इज द मैक्सिमम लोड विच इट कैन कैरी इट यानी पाइल विच द पाइल कैन कैरी विदाउट फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट ऑफ द ग्राउंड. यानी कि ग्राउंड का सेटलमेंट हुए बगैर जो मतलब एक्सेसिव सेटलमेंट ना हो ऐसे और फेलियर ना हो ऐसे जो लोड कैरी कर सके उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को पाइल कैपेसिटी बोलते हैं. ओके, यानी कि इन शॉर्ट पाइल कितना मतलब लोड जो है वो बेयर कर सकती है विदाउट फेलियर उसे हम पाइल कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. द अलोवेबल लोड क्यूए ऑन पाइल is the safe load which the pile can carry safely and it is determined as allowable load. यानी मतलब पाइल अपने ऊपर कितना लोड मतलब अलाउ कर सकती है वो लोड उसे हम allowable load क्यू ए से डिनोट करते हैं. तो allowable load इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है. allowable लोड अगर आपको फाइंड करना है तो अल्टीमेट लोड पाइल का डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप करोगे तो आपको allowable लोड ऑन पाइल्स जो है वो मिल जाएगा. The load carrying capacity of a pile can be determined by the following methods. यानी ये चार जो मेथड्स है उससे हम जनरली जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की वो फाइंड करते हैं. फर्स्ट है स्टैटिक फार्मूला, सेकंड है डायनेमिक फार्मूलाज, थर्ड है पाइल लोड टेस्ट एंड फोर्थ है पेनिट्रेशन टेस्ट्स. ओके, तो ये चार जो मेथड है उसमें से फर्स्ट जो तो मेथड है उसमें फार्मूलाज है. उसमें आपको फार्मूला दिए गए होंगे कि ये फार्मूला की मदद से आपको ऐसे निकालना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डायनेमिक फार्मूला से. डायनेमिक फार्मूला में क्या क्या दिया गया है और कौन कौन से फार्मूला जो है हमें यूज़ करने हैं पाइल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए. तो फर्स्ट वी विल सी डायनेमिक फार्मूला. द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ड्रिवन पाइल कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन डेवलप ड्यूरिंग द पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन. ओके, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल की उससे मतलब एस्टिमेट किया जा सकता है किससे, मतलब जो हम पाइल ड्राइव करते हैं. अब पाइल ड्राइव करना यानी क्या, पाइल ड्राइव करना यानी पाइल को मतलब सॉइल में जो है वो अंदर ले जाना, अंदर उसे मतलब अंदर ड्राइव करना, उसे हम ड्राइविंग ऑपरेशन बोलते हैं. तो ड्राइविंग ऑपरेशन के दरमियान जो पेनिट्रेशन डेवलप होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन जो डेवलप होता है उससे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. These methods give fairly good results only in the case of free draining stands and hard clays in which high pore water pressure does not develop during the driving of piles. देखो ये जो मेथड है यानी कि जो हमारी डायनेमिक मेथड्स है, डायनेमिक फार्मूलाज है, वो कब अच्छा रिजल्ट देते हैं, इन द केस ऑफ फ्री ड्रेनिंग सैंड्स. यानी कि जो सैंड्स में क्या होता है कि ड्रेनिंग जो होता है वाटर का वो फ्रीली होता है. एंड हार्ड क्लेज इन विच हाई पोर वाटर प्रेशर डज नॉट डेवलप. अब देखो हार्ड क्ले और जो ड्रेनिंग क्ले होती है उसमें क्या होता है कि जो मतलब हाई पोर वाटर प्रेशर होता है वो डेवलप नहीं होता है ड्यूरिंग द ड्राइविंग ऑफ पाइल्स. ओके, इसलिए ऐसे केसेस में ये जो हमारी मेथड है वो अच्छा रिजल्ट देती है. वाइल in saturated fine grained soils high pore water pressure develops during the driving operations.
ओके। देखो आगे जो मतलब हार्ड क्ले और ड्रेनिंग सैंड थी, फ्री ड्रेनिंग सैंड थी, उसमें क्या होता था कि पोर वाटर प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं होता था, इसलिए अच्छा रिजल्ट मिलता था। लेकिन अगर आपके पास सेचुरेटेड फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसका क्या है कि हाई पोर वाटर प्रेशर होगा ऐसी सॉइल का ड्यूरिंग द ड्राइविंग ऑपरेशन, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज कंसिडरेबली चेंज, और सॉइल की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत सारी चेंज हो चुकी होगी, एंड द मेथड डज नॉट गिव रिलायबल रिजल्ट। और मेथड ऐसे केसेस में यानी सेचुरेटेड फाइन ग्रेन सॉइल के केस में डायनेमिक रिजल्ट जो है वो ज़्यादा काम आते नहीं है, वो ज़्यादा रिलायबल होते नहीं है। ओके, द डायनेमिक मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर सबमर्ज यूनिफॉर्म फाइन सैंड्स which may be loose enough to become quick temporarily and show much less resistance। देखो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं सॉइल के कि कौन कौन से सॉइल के टाइप्स पे आप डायनेमिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज़ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सबमर्ज यूनिफॉर्म एंड फाइन सैंड्स। सबमर्ज सैंड हो आपकी, यूनिफॉर्म हो और फाइन सैंड हो, तो उसमें आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? विच में बी लूज इनम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज सैंड होगी, टू बिकम क्विक टेम्पररी एंड शो मच रेजिस्टेंस, और वो जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम दिखाएगी। तो रेजिस्टेंस कम दिखाएगी पेनिट्रेशन के दरमियान, तो आप जो है वो डायनेमिक फार्मूला से वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये सारी मतलब लिमिटेशंस है, और मतलब जो कहाँ पे यूज़ हो सकता है ऐसी चीज़ें इसमें बताई गई हैं डायनेमिक टेस्ट के इंट्रोडक्शन में। तो डायनेमिक फॉर्मूला बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, देखो अब ये जो है वो एम है आपका डायनेमिक फार्मूलाज का, कि डायनेमिक फार्मूला कौन से प्रिंसिपल पे बना हुआ है या कौन उसका एम क्या है। तो डायनेमिक फार्मूला बेस्ड ऑन द एजम्पशंस that the kinetic energy delivered by the hammer during their driving operation is equal to the work done in penetrating the pile। यानी कि उसमें ऐसे एजम्स किया जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी हम डिलीवर करते हैं बाय यूज ऑफ हैमर वाइल ड्राइविंग ऑफ पाइल। देखो पाइल को ड्राइव करने के लिए हम हैमर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन में उसे मतलब हमें पेनिट्रेट करना है तो पेनिट्रेट के लिए मतलब उसके ऊपर कोई वेट आना पड़ेगा, कोई वेट को लाना पड़ेगा, और वो वेट से ही अंदर जाएगी पाइल। ओके, तो वो वेट जो है वो हम हैमर से देते हैं। तो अगर हम हैमर से जो वेट दे ट्रांसफ़र करते हैं पाइल के ऊपर, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप होती है, अब काइनेटिक क्यों होती है? तो काइनेटिक एनर्जी का कब फॉर्म होती है? जब हम कोई भी मतलब एक्शन जो है वो मोशन में करते हैं। ओके, तो जब हम मोशन में करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हैमर में भी ऐसा होता है कि हम हैमर को पहले मतलब राइज करते हैं, फिर फॉल करते हैं पाइल के ऊपर, तो उसमें मतलब काइनेटिक जो है वो काइनेटिक मोशंस क्रिएट होते हैं। तो वो काइनेटिक मोशंस से काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है हैमर में, वो डिलीवर्ड होती है अल्टीमेटली पाइल पे। ओके, और वो इक्वल टू द वर्क डन इन द पेनिट्रेटिंग द पाइप, यानी वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है? वर्क डन ऑन द पाइल। यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज इक्वल टू वर्क डन इन पेनिट्रेटिंग द पाइल। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे एजम्पशन पे हमारा ये डायनेमिक फार्मूला जो है वो डिपेंड करता है, उससे हमारा डायनेमिक फार्मूलाज बनते हैं। ओके, तो देखते हैं। थस काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन पेनिट्रेशन। ओके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जितनी डिलीवर्ड हुई उतना काम हुआ पेनिट्रेशन लगाने में, पेनिट्रेशन करने में। Therefore W इंटू एच इंटू ईटा एच इज इक्वल टू, यानी ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी है आपके हैमर की, जिसमें W जो है वो आपका वेट ऑफ हैमर है, H है आपकी हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, आप कितनी ऊंचाई से जो हैमर को फॉल करते हो वो है, ईटा एच जो है वो एफिशिएंसी ऑफ हैमर है। तो ये जो तीनों मतलब जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी आपको। और वर्क डन इन पेनिट्रेशन यानी कि R इंटू एस प्लस एनर्जी लॉसेस। ओके, जिसमें से R है आपका पाइल रेजिस्टेंस टेकन इक्वल टू क्यू यू, पाइल रेजिस्टेंस जो है इसे हम क्यू यू जो है एक्सेप्ट करते हैं। S है आपका पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो, उसमें कितना पेनिट्रेशन होता है वो
पर ब्लो जितना होता है पेनिट्रेशन, उसे हम एस बुलाते हैं। ओके, और बाकी जो है वो एनर्जी लॉसेस है। तो ये आपके डायनेमिक फार्मूला का बेस है, जो मतलब मेन चीज़ है। अब ये जो एनर्जी लॉसेस मैंने लिखे हैं, वो एनर्जी लॉसेस के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है, और उसे ही हम डायनेमिक फार्मूलाज एक्चुअली में बोलते हैं। एनर्जी लॉसेस इंक्लूड दोज ड्यू टू इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, सॉइल, पाइल कैप एंड कुशन एंड ड्यू टू हीट जनरेशन। ओके, एनर्जी लॉसेस किससे होता है? ड्यू टू इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, पाइल का कंप्रेशन होता है उससे होते हैं एक तो लॉसेस। दूसरा सॉइल, पाइल कैप एंड कुशन। ये पाइल कैप ये सब क्या है? वो पाइल की एसेसरीज है, और उस पे पाइल पे अगर जो कंप्रेशन हो रहा है तो दूसरी कोई चीज़ों पे भी कंप्रेशन उसकी हो रहा होगा, तो उसमें जो एनर्जी लॉसेस होता है उसकी वजह से जो है मतलब हमें ये एनर्जी लॉसेस जो है कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ओके, तो उसके हमें 3 जो मेन फार्मूला है वो दिए गए हैं। हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। वेरियस डायनेमिक फार्मूलाज आर, उसमें फर्स्ट है इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड, यानी कि ENR फार्मूला, वेर ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, N फॉर न्यूज़ एंड R फॉर रिकॉर्ड। याद रखना खास नाम इसका, इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड, ENR फार्मूला। तो ये जो ENR फार्मूला है वो वेलिंगटन ने दिया था। तो वो वेलिंगटन ने जो फार्मूला दिया था उसका इक्वेशन कुछ ऐसा था, द अलाउएबल लोड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेर QA इज इक्वल टू W इंटू H अपॉन S F इन द ब्रैकेट S प्लस C। इसमें से QA जो है वो आपका अलाउएबल लोड है इन किलोन्यूटन्स, W जो है वो आपका वेट ऑफ हैमर है इन किलोन्यूटन, H है आपकी हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर यानी कि mm, F जो है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। वेलिंगटन ने F फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लिया था, इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6। S जो है वो पेनिट्रेशन पर ब्लो पे कितना पेनिट्रेशन हो रहा है पाइल पे वो है। टेकन एज एवरेज पेनिट्रेशन पर ब्लो फॉर द लास्ट 5 ब्लोज ऑफ अ ड्रॉप हैमर। अगर ड्रॉप हैमर यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट के जो 5 ब्लोज हैं उसके एवरेज पेनिट्रेशन जो है वो गिनते हैं हम। और 20 ब्लोज फॉर अ स्टीम हैमर इन mm। अगर मतलब आपकी स्टीम हैमर है तो हमें 20 ब्लोज जो है वो यहाँ पे लगाने हैं और उसके एवरेज निकालनी है, एवरेज पेनिट्रेशन निकालना है। ऐसे आपका S मिलेगा। उसके बाद है C यानी कि इम्पेरिकल कांस्टेंट इन mm। आपका इम्पेरिकल कांस्टेंट जो है वो C है, जिसे हम वैल्यू जो है ड्रॉप हैमर के लिए 25 mm रखते हैं, और सिंगल एंड डबल एक्टिंग हैमर के लिए 2.5 mm रखते हैं। ओके, तो ये सिंगल और डबल एक्टिंग हैमर जो है वो ऑटोमेटिक टाइप की होती है, तो उसे हम 2.5 mm कंसिडर करते हैं इम्पेरिकल कांस्टेंट उसके लिए, और हमारे ड्रॉप हैमर के लिए जो सिंपल हैमर होता है उसके लिए 25 mm C की वैल्यू कंसिडर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये F, S और C ये तीनों जो है मतलब वो कांस्टेंट वैल्यूज़ है। ओके, F, S, S और C। तो मतलब जो QA जो है वो ऑलवेज डिपेंड करता है आपके हैमर के वेट और उसकी हाइट पे। अब देखो जैसे देखने जाए तो हैमर का वेट भी फिक्स होता है, तो ओनली जो है वो आपका QA डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ फॉल से। ओके, फॉर कन्वीनियंस इन प्रैक्टिकल यूज इक्वेशन कैन बी टर्म्ड एज और ट्रांसफॉर्म्ड एज, जो मतलब इक्वेशन एक जो है हमारा, जो कि ये इक्वेशन है आपका QA इज इक्वल टू WH F SC, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे फॉर्म में फॉर ड्रॉप हैमर। अगर आप ड्रॉप हैमर यूज़ कर रहे हो तो QA का इक्वेशन जो हो जाएगा W इंटू H अपॉन 6 S प्लस 25। ओके, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, खाली जो मतलब S जो है वो पेनिट्रेशन की वैल्यू उसे ऐसी रखा है, आपकी जो मतलब हैमर की फॉल था और उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था उसका वैल्यू मैंने लगा दिया है इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आप ड्रॉप हैमर यूज़ करते हो तो सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर्स है आपके पास, तो QA का इक्वेशन हो जाएगा W इंटू H 6 इन द ब्रैकेट S प्लस 2.5। इस पर खास ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये S है और ये 2.5 है। ओके,
वैसे ही ऊपर की इक्वेशन में ये एस है यानी कि पेनिट्रेशन है, और ये है 25। और अगर आपके पास डबल एक्टिंग स्टीम हैमर है तो आपका क्यू ए का इक्वेशन हो जाएगा W प्लस ए इंटू पी इंटू एच अपॉन 6 इंटू एस प्लस 2.5। तो ये आपका डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का इक्वेशन है, वेर जहाँ पे आपके इक्वेशन में ए होगा वहाँ पे हम इफेक्टिव एरिया ऑफ पिस्टन उसे कंसिडर करेंगे mm² में, और पी जो है वो आपका मीन इफेक्टिव स्टीम प्रेशर जो कि न्यूटन पर mm² में होगा। ओके, स्टीम प्रेशर पी यानी स्टीम प्रेशर न्यूटन पर mm² में, और ए है आपका पिस्टन का इफेक्टिव एरिया। ओके, तो ये जो है वो आपका मतलब जो है एम्पिरिकल फार्मूला हो गया किसके लिए, फर्स्ट जो हमारा ENR था उसके लिए। ओके, अब जो है वो सेकंड फार्मूला हम देखेंगे। सेकंड फार्मूला है उसका नाम है हिलेस फार्मूला। तो हिले गिव्स द फॉलोइंग फार्मूला विच टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस एनर्जी लॉसेस, यानी एनर्जी लॉसेस के लिए हिले ने एक फार्मूला दिया। फार्मूला है QU इज इक्वल टू W इंटू एच इंटू इटा एच इंटू इटा बी अपॉन इन द ब्रैकेट S प्लस C/2। सारे नोटेशंस जैसे पहले थे वैसे ही है, लेकिन तो भी कुछ चेंज होता है तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा जो है मेन फार्मूला जो है जो मैंने रेड बॉक्स पे आपको दिखाया है, वेर QU इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, यानी कि पाइल पे अल्टीमेट लोड कितना आता है वो दिखाता है। W इज इक्वल टू वेट ऑफ हैमर है आपका, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर है, सेम एज फर्स्ट इक्वेशन, एंड C जो है वो आपका टोटल इलास्टिक कंप्रेशन है। ओके, टोटल इलास्टिक कंप्रेशन है जिसकी वैल्यू है C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, ईटा एच जो है वो आपका एफिशिएंसी ऑफ हैमर है, एंड S जो है वो आपका एवरेज सेटलमेंट पर ब्लो है। अब आपको कुछ वैल्यू दी गई है हैमर्स के लिए ईटा एच की। अगर आप ड्रॉप हैमर यूज़ करते हो तो आपका जो ईटा एच होगा वो 100% होगा। अगर आप सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर यूज़ करते हो, यहाँ पे एंगल जो है वो मतलब मिस्टेक से राइट हो गया है, लेकिन उसमें सिंगल एक्टिंग है। ओके स्टूडेंट्स, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए अगर आपकी वैल्यू दिखने जाए तो ईटा एच इज इक्वल टू 75 to 85% रहेगी, और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ईटा एच की वैल्यू 85% रहेगी। ओके, तो ये जो है वो आपका फार्मूला है हिलेस फार्मूला के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो ईटा बी इज गिवन बाय, अब देखो ईटा एच तो हमने देख लिया कि कैसे डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन ईटा बी के लिए हमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो ईटा बी ऐसे है कि ईटा बी में दो कंडीशन है। फैन आपका वेट ऑफ हैमर जो है वो E इंटू पी से ज़्यादा हो तब एन बी की वैल्यू हो जाती है W प्लस स्क्वायर पी अपॉन W प्लस पी, और अगर आपका जो वेट है वो लेस देन EP होता है तो ईटा बी की वैल्यू हो जाएगी W प्लस स्क्वायर पी अपॉन W प्लस पी माइनस W माइनस EP अपॉन W प्लस पी का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे जो है वो आप दो तरीके से ईटा बी जो है वो फाइंड कर सकते हो, जिसमें P है आपका वेट ऑफ पाइल, हेलमेट एंड फॉलोअर, यानी ये तीनों का जो मतलब कुल मिला के जो वेट होता है वो P होता है। E जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 फॉर अ टिम्बर पाइल विथ पुअर कंडीशन ऑफ लोड। ओके, अगर आपकी टिम्बर पाइल है विथ पुअर कंडीशन ऑफ लोड तो आपका E का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर आप स्टील पाइल यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी विथआउट ड्राइविंग कैप ड्रिवन बाय डबल एक्टिंग स्टीम हैमर ऑन RCC पाइल्स विथआउट कैप बट विथ पैकिंग ऑन टॉप। ये जो है उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्टील पाइप है, स्टील पाइल्स है तो 0.5, और अगर आप टिम्बर पाइल यूज़ कर रहे हो तो 0 उसकी वैल्यू हो जाएगी इलास्टिक रेस्ट्रिक्शन की। ओके, तो ऐसे अपने मतलब ईटा जो बी है वो फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, द वैल्यू ऑफ C1 C2 एंड C3 आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब जो C1 C2 C3 है वो एक्चुअल में कौन कौन से कंप्रेशंस है वो देखते हैं। तो C1 जो है वो फर्स्टली टेम्पररी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ डॉली और हेलमेट और पैकिंग, वो C1 जो है वो अपना मतलब टेम्पररी कंप्रेशन इलास्टिक कंप्रेशन है जिसे
एक तो इक्वेशन इससे दिया जाता है 1.77 QU by A, where the driving is without dolly or helmet and cushion is about 2.5 सेंटीमीटर थिक। यानी कि जब आप विदाउट डॉली और हेलमेट के ऑपरेट कर रहे हो पाइल ड्राइविंग, तो आपको ये इक्वेशन एज अ C1 यूज़ करना है। और अगर आप वेयर द ड्राइविंग इज़ विथ शॉर्ट डॉली, अगर आप शॉर्ट डॉली और हेलमेट यूज़ कर रहे हो अप टू 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कुशन अप टू 7.5 सेंटीमीटर थिक, अगर कुशन आपका 7.5 सेंटीमीटर तक थिक है, तो आपका इक्वेशन C1 का जो चेंज हो जाएगा ऐसे 9.05 QU डिवाइड बाय E। ओके, तो इतना आपको C1 में याद रखना है। C2 जो है वो है आपका टेम्पररी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, जिसका इक्वेशन है 0.657 QU इंटू एल डिवाइड बाई ए। एंड C3 जो है वो टेम्पररी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉइल, जिसका इक्वेशन है 3.55 QU बाई ए, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइल इन मीटर्स एंड ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका सेकंड फार्मूला जो है वो हिलिस फार्मूला वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो फार्मूला कम है, लेकिन उसमें जो दी गई क्वांटिटी है उस पर आप खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि वही आपको याद रखनी है। डैनिश फार्मूला, अब डैनिश फार्मूला में एक सिंपल सा इक्वेशन है QU इज इक्वल टू W इंटू एच इंटू NH अपॉन S प्लस S0/2। सारे नोटेशंस आगे की इक्वेशन जैसे ही, ओनली खाली SO में चेंज है, तो SO क्या है वो देखते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपका जो SO है वो है इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल। इलास्टिक कंप्रेशन जो होता है पाइल का, उसे हम SO से डिनोट करते हैं, और उसका जो इक्वेशन है वो है 2 इंटू इटा एच WHL अपॉन A इंटू E और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि उसके मतलब एक्सपोनेंशियल में 1/2 आएगा। तो ऐसे आपका SO का इक्वेशन होता है, जिसमें L जो है वो आपकी लेंथ ऑफ पाइल है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल एंड E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइल मटेरियल। ओके, ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखनी है, आपको SO मिल जाएगा। ओके, एंड देन अलाउएबल लोड इज गिवन बाय QA इज इक्वल टू QU अपॉन F, जिसमें F जो है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और QU जो है वो आपका अल्टीमेट लोड है। ओके, तो अलाउएबल लोड जो है वो अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय F यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके आपको मिलता है। और यहाँ पे हम डैनिश के फार्मूला में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 3 जितना यूज़ करते हैं। ओके, तो इतना आपको ध्यान में रखना है डैनिश फार्मूला के लिए। ओके, तो ये जो है वो आपका पूरा मतलब लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम आप पाइल कैपेसिटी फाइंड कर सकते हो कि ये लेक्चर से आपको 3 मेथड्स जो है वो मिलती है। सबसे फर्स्ट जो है आपकी मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूलाज में 2 मेथड है, स्टैटिक और डायनेमिक। फिर टेस्ट वाले जो है उसमें डायनेमिक में भी 3 है, ENR इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड, सेकंड जो है वो हिलिस फार्मूला एंड थर्ड जो है वो है डैनिश फार्मूला। तो ऐसे आप ये तीनों की मदद से लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स जो है वो फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of geotechnical engineering. Thank you.